हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल CJP क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। मैं RK शर्मा। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर रात 8 बजे से डेली SSC 2020 के लिए GK GS फुल डिस्कशन के साथ की प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, जिसमें 5000 क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा है। अब तक हमने 8 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं GK GS की। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। दोस्तों, अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं हमारे चैनल पर या पहली बार विजिट किए हैं, तो जितने भी क्लासेस छूट गई है आपकी 8 प्रैक्टिस सेट, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जितने भी क्लासेस हमने कराई है, चाहे मैथ्स की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे GK GS की हो, या चाहे करंट अफेयर्स की हो, जितनी भी क्लासेस हो चुकी है उनके वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना के प्लेलिस्ट सेक्शन में ऐड कर दिया है। वहां जाकर आप चैनल पर सारे क्लासेस को देख सकते हैं। टाइमिंग जान लीजिए, सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं और सुबह 10 बजे मैथ्स और रीजनिंग के क्लास होता है और रात 8 बजे डेली GK GS की क्लास होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। PDF और बुक्स मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर हम सबसे पहले जो स्टूडेंट मेरे साथ नए जुड़े हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। और उनको मैं बता दूं कि सबसे पहले हम हर एक क्वेश्चन का पूरा ऑब्जेक्टिव करवाते हैं और उसके बाद अंत में हम डिस्कशन कराते हैं। तो आप मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में डीप से नॉलेज हो सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला नंबर क्वेश्चन जी। महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए? ऑप्शन ए पल्लव, बी चोल, सी चालुक्य और डी पांड्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पल्लव ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी पल्लव ने। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर जी। माउंट आबू की दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए पाल शासकों ने, बी चंदोलों ने, सी सोलंकी ने और डी राष्ट्रकूटों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सोलंकी ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 39 नंबर क्वेश्चन करेंगे जी। हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए नालंदा, बी सोमनाथ, सी सारनाथ और डी बोध गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सोमनाथ। कौन जी? सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, बी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, सी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा और डी 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 41 है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। ऑप्शन ए गामा किरणों से, बी एक्स किरणों से, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से और डी पैराबैंगनी किरणों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पैराबैंगनी किरणों से। उससे पहले अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ डेली करंट अफेयर्स के क्लास होते हैं जो आपको हर रोज़ सुबह 6 बजे से पहले मिल जाएगा। तो आप लोग करंट अफेयर्स का क्लास देखना ना भूलें। ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स का क्लास देखना ना भूलें। इसके साथ ही जो स्टूडेंट 11th क्लास के हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर करा दिया गया है। तो वे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का पूरा क्लास देखना ना भूलें। उनके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर होने वाला है, तो वे ट्रिग्नोमेट्री का क्लास देखना ना भूलें। इसके साथ ही 11th 12th के स्टूडेंट के लिए पूरा इन्वर्स यहाँ पर करा दिया गया है, इन्वर्स का जादू नाम से। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को पूरा अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को कराया गया है। तो वे लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के ट्रिग्नोमेट्री का क्लास देखना ना भूलें। और जो लोग कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्लास करा दिया गया है। वे लोग क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखें। यहाँ पर उनके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं जो उनके नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वे लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस को देखना ना भूलें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व की प्रजातियों व उनके निवास स्थल को जोड़े प्रस्तुत हैं। गलत जोड़े बताइए। कौन सा जोड़ा बताना है? गलत जोड़ा बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि गलत जोड़ा है ये सकाई का साइबेरिया, ये गलत जोड़ा है। ठीक है, तो सही कौन कौन है? सही है पिग्मी का कांगो बेसिन, ये इधर क्या है? इधर है प्रजाति और ये है प्रजाति और ये है निवास स्थान। ठीक है, तो पिग्मी कहाँ रहते हैं? तो पिग्मी रहते हैं कांगो बेसिन में। पिग्मी कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं कांगो बेसिन में। बद्धू कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं सऊदी अरब में। अस्किग्मो कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं उत्तरी अमेरिका का टुंड्रा प्रदेश में। ये था सही जवाब। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर जी। निम्नांकित में से कौन सा धात्विक खनिज है? ऑप्शन ए कोयला, बी चूना पत्थर, सी जस्ता और डी जिप्सम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जस्ता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं है? ऑप्शन ए मैग्नेटाइट, बी हेमेटाइट, सी लिग्नाइट और डी सिडेराइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे जी। गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, बी अंध महासागर के पश्चिमी तट पर, सी आशा अंतरिप के निकट और डी आर्कटिक महासागर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आंध्र महासागर के पश्चिमी तट पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए कोबे, बी ओसाका, सी युवाता और डी टोक्यो।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ओसाका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे जी। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल सागर में, बी मृत सागर में, सी अरल सागर में और डी काला सागर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मृत सागर में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे जी। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है। ऑप्शन ए दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, बी दक्षिणी प्रशांत महासागर में, सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में और डी उत्तरी प्रशांत महासागर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 करने वाले हैं जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 49 है, विक्षेप बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए वायु दाब के अंतर से, बी पृथ्वी के परिभ्रमण से, सी ताप क्रम के अंतर से और डी ऊंचा वचीय विषमता से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पृथ्वी के परिभ्रमण से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर करेंगे जी। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, बी युद्धक जलपोत, सी हिमालय स्थित कोई झील और डी अटलांटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का अस्थायी केंद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि अटलांटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का अस्थायी केंद्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को करेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है। कारण इसका है, हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। इसका कूट दिया हुआ है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या है नहीं है। ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ये, ठीक है। ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है। ऑप्शन ए शिवालिका में, बी पश्चिमी घाट में, सी अरावली में और डी गोंडवाना क्रम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी अरावली में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 53 है, चलिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 53 है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 देश का नाम दिया हुआ है और सूची 2 कृषि उत्पादन, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी मिस्र, सी क्यूबा और डी बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया का एक ऑप्शन दिया हुआ है जूट, मिस्र का ऑप्शन दिया हुआ है गन्ना और क्यूबा का ऑप्शन दिया हुआ है गेहूँ और बांग्लादेश का ऑप्शन दिया हुआ है कपास। तो इसका कूट जो है कूट दिया हुआ है, सही जवाब बताना है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 3 4 2 1 सही है। 3 4 2 1, ठीक है। ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया का 3, ऑस्ट्रेलिया का 3, बी का 4, बी का 4 और सी का 2, सी का 2, यहाँ सी का देखिए इस तरह से। ऑप्शन एक का 3, ऑप्शन बी सही है, बी ऑप्शन सही है। तो 1 का 3, 2 का 4, 2 का 4, सी का 2 यहाँ और डी का 1, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में गेहूं होता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है जी? गेहूं होता है। मिस्र में कपास होता है। मिस्र में क्या होता है? कपास होता है। क्यूबा में होता है गन्ना और बांग्लादेश में होता है जूट। एक बार फिर से, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं होता है, मिस्र में कपास होता है, क्यूबा में गन्ना होता है और बांग्लादेश में होता है जूट की खेती। अब हम लोग चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 54 है, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ से, बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, सी उत्तरी पूर्वी मानसून से और डी स्थानीय पवनों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, बी उत्तरी पूर्वी मानसून से, सी पश्चिमी विक्षोभ से और डी स्थानीय झंझावात से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट के ऊपर जी। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट से पहले हम आपको बता दें कि बहुपद का क्लास करा दिया गया है। जो स्टूडेंट 10th क्लास के हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे से क्लास कराया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे चीज़ को कवर किया गया है। तो वे लोग बहुपद का क्लास देखना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पर शून्यक निकालने के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो वे लोग हर एक क्लास को जा कर के देखें। बहुत ही अच्छे से क्लास उन लोगों के लिए करा दिया गया है। और जो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का क्लास, एयरफोर्स नेवी वगैरह का क्लास देखना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। उनके आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम एयरफोर्स नेवी और एनडीए के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है। इसके साथ ही हम लोगों को जीके जीएस के सेक्शन में पृथ्वी के अंदर के भाग के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो वे लोग पृथ्वी के अंदर का जो प्लेलिस्ट सेक्शन में बना हुआ है वहाँ से जा कर के ये वीडियो को देखना ना भूलें। अब हम लोग चलते हैं, हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। तो इससे पहले आप अपने सारे क्वेश्चन को मिला लीजिए। आपका कितना आंसर सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, आप कितना पानी में हैं और कितना पानी में नहीं है। सारे क्वेश्चन को मिला लीजिए, हर एक क्वेश्चन को मिलाइए, कितना आंसर सही हुआ है, कितना आंसर गलत हुआ है। और अगर आपका ज़्यादा गलती हो रहा है तो प्लीज़ आप डेली क्लास को देखें। हर रोज़ क्लास होता है, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग सारे के क्लास होते हैं जो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम को क्लियर कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग डेली क्लास को ज़रूर देखें। इससे पहले आप लोग अपना जो है सीजेपी क्लासेस इंस्टीट्यूट चैनल इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो अपलोड होने के साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एक भी क्लास मिस ना करें। तो आप मिला लिए होंगे, अब आपको मालूम चल गया होगा आप कितना पानी में है और नहीं है। आप डेली क्लास को देखना ना भूलें। अब हम लोग हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका डिस्कशन महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर पल्लव वंश के शासक ने बनाया था। कौन बनाया था? तो ये बनाया था पल्लव वंश के शासक।
नेक्स्ट पॉइंट है महाबलीपुरम के तट मंदिर जिसमें 8 रथ मंदिर है। कितने रथ मंदिर है? तो 8 रथ मंदिर है, जिसे सप्त पैगोड़ा भी कहते हैं। महाबलीपुरम के तट मंदिर 8 रथ मंदिर है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है सप्त पैगोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सप्त पैगोड़ा को एका समक मंदिर भी कहते हैं। सप्त पैगोड़ा यानी कि इसका एक और नाम है, वो नाम है सप्त पैगोड़ा। कौन सा नाम है? सप्त पैगोड़ा एक और नाम है। नेक्स्ट पॉइंट महाबलीपुरम का रथ मंदिर नरसिंह वर्मन एक ने बनाया। महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है वो किन्होंने बनाया है? तो वो बनवाए हैं नरसिंह वर्मन एक। याद हो गया? महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनाया? तो ये बनाए हैं नरसिंह वर्मन एक। नेक्स्ट पॉइंट नरसिंह वर्मन एक पल्लव वंश के महानतम शासक थे। ठीक है। पल्लव वंश के महानतम शासक कौन थे? तो ये थे नरसिंह वर्मन एक। नेक्स्ट पॉइंट है पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन दो ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन दो थे, वो कांची के कैलाश मंदिर बनवाए थे। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 37 का डिस्कशन है जी। चलिए 37 का है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इब्न बतूता। क्या जी? इब्न बतूता। ठीक है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था भारत इब्न बतूता? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। नेक्स्ट पॉइंट इब्न बतूता मोरक्को निवासी था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो ये था मोरक्को का निवासी। नेक्स्ट पॉइंट है इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। इब्न बतूता कब भारत आया था जी? तो इब्न बतूता भारत आया था 1333 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी बनाया। दिल्ली का काजी इब्न बतूता को किसने बनाया था? तो ये बनाए थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था। क्या बनाया था? दिल्ली का काजी। नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तान ने 1344 ईस्वी में राजपूत बनाकर चीन भेजा, राजदूत बना करके। ठीक है। सुल्तान ने 1344 ईस्वी में इब्न बतूता को राजदूत बना करके चीन भेजा था। कहाँ भेजा था? चीन में। नेक्स्ट पॉइंट है इब्न बतूता यात्रा वृत्तांत रिहला नाम से लिखा है। ठीक है। इब्न बतूता एक पुस्तक भी लिखे हैं जी। पुस्तक का नाम है यात्रा वृत्तांत रिहला। याद हो गया? इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है यात्रा वृत्तांत रिहला। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक थे। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गयासुद्दीन। अब हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोग का 38 नंबर है माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण सोलंकी ने कराया था। किसने कराया था? तो सोलंकी ने कराया था। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कौन कराया? तो ये कराए हैं सोलंकी ने। नेक्स्ट पॉइंट है माउंट आबू के जैन मंदिर। कौन सा मंदिर? जैन मंदिर बिमल पाल और तेजपाल दो मित्रों ने बनाया। माउंट आबू का जो जैन मंदिर है वो दो मित्र बनाए हैं। दोनों मित्र का नाम क्या है? तो दोनों मित्र का नाम है बिमल पात और तेजपाल। दोनों मित्र का नाम याद हो गया? बिमल पात और तेजपाल। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जी। ये दोनों मंत्री सोलंकी चालुक्य वंश के शासक चामुंडा राय के शासनकाल से संबंध थे। किससे संबंध थे? तो चामुंडा राय के शासनकाल से संबंध थे। नेक्स्ट पॉइंट गोमतेश्वर की मूर्ति में बिमल पाल और तेजपाल द्वारा बनाया गया। जो गोमतेश्वर का मूर्ति है वो किसके द्वारा बनाया गया?
तो गोमतेश्वर का मूर्ति विमल पाल और तेजपाल द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मंदिर को बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति को क्या बोला जाता है? तो गोमतेश्वर को मूर्ति को बोला जाता है बाहुबली की मूर्ति। अब हम लोग नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोगों का 39 नंबर है, सोमनाथ का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। किसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है? तो सोमनाथ का। नेक्स्ट पॉइंट, सोमनाथ का संबंध शिव धर्म से है। ठीक है, सोमनाथ का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है, तो किस धर्म से है? तो ये है शिव धर्म से। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है जी, सोमनाथ मंदिर में 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने तोड़ दिया। सोमनाथ का जो मंदिर था उसको 1025 ईस्वी में, कब? 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने तोड़ दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, उस समय सोलंकी वंश के शासक भीम एक थे। जब तोड़ा था तो उस समय सोलंकी वंश के शासक कौन थे? तो वो थे, सोलंकी वंश के शासक थे भीम एक। नेक्स्ट पॉइंट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार पाल एक ने बनाया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? तो ये कराया था कुमार पाल एक ने। नेक्स्ट पॉइंट है, सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिए थे। बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे सारनाथ में। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हम लोगों का 40 नंबर पॉइंट है जी, इसको देख लेते हैं। 1833 में चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। कब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो ये था 1833 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा? तो 1833 के चार्टर द्वारा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप लोग प्राचीन भारत देखना ना भूलें। यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपके लिए प्राचीन भारत नाम से। वहाँ पर प्राचीन भारत से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण करंट सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोग प्राचीन भारत प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक क्वेश्चन को देखना ना भूलें, हर एक वीडियो को देखना ना भूलें। इसके साथ ही मैथ्स का जादू आपके लिए बहुत ही अच्छे मैथ्स के ट्रिकी सवाल इसमें दिए गए हैं। तो आप लोग मैथ्स का जादू प्लेलिस्ट से जाकर के देखना ना भूलें। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जी। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, 1833 के चार्टर द्वारा कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह से समाप्त कर कंपनी को प्रशासनिक राजनीतिक संस्थान बना दिया गया। ठीक है, 1833 को जो चार्टर द्वारा कंपनी का व्यापारिक गतिविधि था उसको पूरी तरह समाप्त करके कंपनी को प्रशासनिक राजनीतिक संस्थान बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 1833 के चार्टर द्वारा एक विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1853 के चार्टर द्वारा खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुआ। कब से खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत हुआ? तो 1853 के चार्टर द्वारा। कब से? 1853 के चार्टर द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, 1813 के चार्टर द्वारा चाय पत्ती और चीन देश के साथ एकाधिकार बना हुआ था। ठीक है, 1813 के चार्टर द्वारा चाय पत्ती और चीन देश के साथ एकाधिकार बना हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कब जी? 1773 के द्वारा संसद का नियंत्रण कंपनी पर शुरू हुआ। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा संसद का नियंत्रक कंपनी पर शुरुआत हुआ।
अब हम लोग का 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन गौर से देखिएगा। वायुमंडल की ओजोन परत पराबैंगनी, कौन सा, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पराबैंगनी किरणों से चर्म कैंसर तक हो सकती है। जो पराबैंगनी के किरणें हैं उससे चर्म कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है और हम लोग चर्म बीमारी से यानी कि चमड़ा की बीमारी से, कैंसर होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 ऑक्सीजन के अणु से मिलकर एक ओजोन के अणु बना हुआ है। ठीक है, ओजोन के अणु कितने से बना हुआ है, तो 3 ऑक्सीजन के अणु से मिलकर के ओजोन की एक अणु बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओजोन परत को CFC, ओजोन परत को CFC सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा क्षति कौन पहुंचाता है, तो ये है CFC। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशीतक से अधिक क्षति ओजोन परत को हो रहा है। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा क्षति किससे हो रहा है, तो प्रशीतक से। नेक्स्ट पॉइंट है, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। ठीक है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोग का 42 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की प्रजातियों व उनके निवास स्थान का सही जोड़ा प्रस्तुत है। इनमें सकाई साइबेरिया गलत जोड़ा है। वहाँ पर हम लोग देखे थे कि सकाई का साइबेरिया जो है वो गलत जोड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट, साइबेरिया क्षेत्र में तारतार जनजाति रहते हैं। ठीक है, तारतार जनजाति साइबेरिया क्षेत्र में कौन से जनजाति रहते हैं, तो साइबेरिया क्षेत्र में तारतार जनजाति रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, याकू जनजाति टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। याकू जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो याकू जनजाति टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बोरो जनजाति ब्राजील में पाया जाता है। बोरो जनजाति कहाँ पाया जाता है जी, तो बोरो जनजाति ब्राजील में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूकाधीर जनजाति भी साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन, जस्ता धात्विक खनिज है। जो जस्ता होता है वो क्या है, तो जस्ता धात्विक खनिज है। नेक्स्ट पॉइंट, जस्ता जिंक, ब्लेड और कैलामाइन अयस्क में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, जो जस्ता होता है, जस्ता में जिंक, ब्लेड और कैलामाइन अयस्क प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, जस्ता धातु निष्कर्षण मुख्यतः इनके सल्फाइड अयस्क जिंक ब्लेड ZNS से किया जाता है। किससे किया जाता है, ZNS से, यानी कि जिंक ब्लेड से। नेक्स्ट पॉइंट है, जस्ता नीला, सफ़ेद, कड़ा और भंगुर होता है। जस्ता कैसा होता है, तो जस्ता नीला, सफ़ेद, कड़ा तथा भंगुर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जस्ता ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। जस्ता किसका सुचालक होता है, तो ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्तेदार लोहा बनाने में यह प्रयुक्त होता है। ठीक है, लोहे को जंग लगने से उसको बचाने के लिए जस्तेदार लोहा बनाने में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। देखिए, लिग्नाइट तत्व लोहे का अयस्क नहीं है। कौन सा लोहा का अयस्क नहीं है, तो लिग्नाइट तत्व जो है वो लोहा का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, लिग्नाइट कोयला का एक प्रकार है। लिग्नाइट क्या होता है, तो लिग्नाइट एक कोयला का प्रकार है। नेक्स्ट, लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः लाल हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। लोहा का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो ये किया जाता है मुख्य रूप से लाल हेमाटाइट अयस्क से। नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नेटाइट लोहे का
चुंबकीय अयस्क है। मैग्नेटाइट क्या है? तो मैग्नेटाइट लोहा का चुंबकीय अयस्क है। नेक्स्ट पॉइंट, इस्पात बनाने में लोहा के साथ कार्बन मिलाया जाता है। जब हम लोग इस्पात बनाते हैं तो लोहा के साथ साथ क्या मिलाते हैं? तो लोहा के साथ साथ कार्बन को भी मिलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस्पात बनाने में लोहा के साथ कार्बन को मिलाया जाता है। ये तो हो गया। नेक्स्ट है, पिटवा लोहा अधिक आघातवर्धक और तन्य होता है। ठीक है, कौन सा लोहा सबसे ज़्यादा आघातवर्धक और तन्य होता है? तो वो है पिटवा लोहा। अब हम लोगों का नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी। हम लोगों का 55 नंबर है, गल्फ स्ट्रीम धारा गर्म जलधारा है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम धारा कैसा है? तो ये है गर्म जलधारा। पॉइंट पहला, सुसीमा की जलधारा। कहाँ की? सुसीमा की जलधारा, एल्मिनो जलधारा, अलास्का की जलधारा, प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, कौन कौन? सुसीमा की जलधारा, एल्मिनो जलधारा, अलास्का की जलधारा, प्रशांत महासागर की। ठीक है, प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोरिडा जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, मंजीर की जलधारा, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोजाम्बिक की जलधारा, अगुलहास की जलधारा, गर्म जलधारा हिंद महासागर की है। ठीक है, ये सब किसके हैं? तो ये सब हिंद महासागर के गर्म जलधारा हैं। अब हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनचेस्टर इंग्लैंड में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर इंग्लैंड में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है जी? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहते हैं। भारत का सूती वस्त्र का राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुंबई को। नेक्स्ट पॉइंट है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूती वस्त्र का जन्म भूमि भारत है। सूती वस्त्र कहाँ से जन्म लिया है? इसका सबसे पहले उत्पादन कहाँ हुआ था? कहाँ बनाया गया सूती वस्त्र सबसे पहले? तो ये भारत में। कहाँ? भारत में। अब हम लोग नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोग का 47 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता मृत सागर में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ है? सबसे ज़्यादा लवणता मृत सागर में है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का सबसे लवणता वाला झील बान झील है। ठीक है, सबसे लवणता वाला झील कौन सा है? तो ये है बान झील। नेक्स्ट पॉइंट है, बान झील की लवणता विश्व में सर्वाधिक 335% है। बान झील जो है उसकी लवणता विश्व में सबसे अधिक है, इसकी लवणता 335% है। नेक्स्ट पॉइंट, मृत सागर की लवणता 243% है। मृत सागर की लवणता कितना है जी? 243%, जो वान लेक के बाद सर्वाधिक है। वान झील के बाद दूसरा पर सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ है? वो है मृत सागर में, जिसकी लवणता है 243% और सबसे ज़्यादा है वान झील का 335%। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सर्वाधिक लवणता वाला झील सांबर झील है। भारत में सबसे ज़्यादा लवणता वाला झील कौन सा है? तो ये झील है सांबर झील। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रांड बैंक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रांड बैंक जो है वो प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ब्रांड बैंक और जॉर्जेज बैंक सबसे महत्वपूर्ण मछली उत्पादन के लिए है। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है,
अटलांटिक महासागर की उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को उत्तरी सागर का डागर बैंक सर्वाधिक प्रसिद्ध मत्स्य पालन का है। सर्वाधिक किसके लिए है? तो मत्स्य पालन का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लैंकटन मत्स्य का मुख्य भोज्य पदार्थ है। प्लैंकटन मत्स्य का प्रमुख भोज्य पदार्थ है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अधिक मत्स्य का उत्पादन जापान करता है। सबसे ज़्यादा मत्स्य का उत्पादन कौन करता है जी? तो जापान। कितना? 12%। ठीक है, 12%। अब हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन का करेंगे डिस्कशन जी। विक्षोभ बल पृथ्वी के परिभ्रमण से उत्पन्न होता है। विक्षोभ बल कैसे उत्पन्न होता है? तो विक्षोभ बल पृथ्वी के परिभ्रमण से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विक्षोभ बल उत्तरी गोलार्ध में पौने दक्षिणी और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, विक्षोभ बल जो होता है उत्तरी गोलार्ध में पौने दक्षिणी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विक्षेप को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। विक्षेप को किसने सिद्ध किया था? तो इस विक्षेप बल को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। किसने? फेरेल नामक वैज्ञानिक ने। अतः फेरेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, विक्षेप बल को क्या कहा जाता है? तो इसको फेरेल का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉरियालिस बल प्रभाव विषुवत रेखा पर शून्य होता है। कॉरियालिस बल का प्रभाव जो होता है वो विषुवत रेखा पर कितना होता है? तो शून्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस बल का अत्यधिक प्रभाव ध्रुवों पर होता है जहां पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप होता है। अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोग का 50 नंबर है, दक्षिणी गंगोत्री अटलांटिक स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों की अस्थायी केंद्र है। ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री अटलांटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का अस्थायी केंद्र है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिणी गंगोत्री भारत सरकार द्वारा शोध केंद्र 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था। दक्षिणी गंगोत्री जो है उसको 1982 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा शोध केंद्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में, किसके? डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में प्रथम शोध केंद्र अटलांटिका में स्थापित हुआ। कहाँ जी? अटलांटिका में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का भारती और मैत्री शोध केंद्र भी अटलांटिका में कार्यरत है। भारत का भारती और मैत्री दोनों शोध केंद्र भी भारत कहाँ? अटलांटिक में कार्यरत है। नेक्स्ट पॉइंट है, अटलांटिक महादेश को श्वेत महादेश भी कहते हैं। अटलांटिक महादेश को किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत महादेश के नाम से जाना जाता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन करेंगे। तो ए और दो सही सत्य हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। वहाँ हम लोग देख चुके थे इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति मायोसीन युग में हुआ। हिमालय पर्वत जो है उसकी उत्पत्ति कब हुआ है? तो मायोसीन युग में। हिमालय पर्वत का उत्पत्ति कब हुआ है? तो मायोसीन युग में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में टेथिस सागर अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों प्लेट के दबाव से टेथिस सागर में गाद और दबाव से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय पर्वत विश्व का नवीनतम वलित मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो है विश्व का नवीनतम वलित और मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। अब हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोग का 52 नंबर है, भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः अरावली, कौन जी? अरावली में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है,
पैलियोजोइक कल्प के प्रथम युग के प्रथम चरण कैम्ब्रियन काल को कहते हैं। किसको कहते हैं? कैम्ब्रियन काल को। नेक्स्ट पॉइंट है, आज से 557 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ से 500 मिलियन वर्ष पूर्व तक काल को कैम्ब्रियन काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विंध्याचल पर्वत का निर्माण इसी काल में हुआ है। विंध्याचल पर्वत का निर्माण, ठीक है, किस काल में हुआ है? तो कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इस युग में परतदार शैलों के विस्तार हुआ था। ठीक है, इस काल में क्या हुआ था? कैम्ब्रियन काल में परतदार शैलों का विस्तार हुआ था। अब हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 में देश दिया हुआ है, सूची 2 में कृषि का उत्पादन दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की उत्पादन होती है, मिस्र में कपास की, क्यूबा में गन्ना की और बांग्लादेश में होती है जूट की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया ऊन उत्पादन में विश्व का पहला स्थान रखता है। ऑस्ट्रेलिया जो है ऊन के उत्पादन में, ठीक है, ऊन के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, क्यूबा को क्या बोला जाता है? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत बांग्लादेश जूट उत्पादन अग्रणी देश है। भारत जो बांग्लादेश है ये दोनों जूट के उत्पादन में सबसे आगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कपास सर्वाधिक चीन में होता है। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है जी? तो कपास सबसे ज़्यादा होता है चीन में। अब हम लोग नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जी। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। किस मानसून से होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से कोरोमंडल में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत में तमिलनाडु सर्वाधिक वर्षा होती है। जो उत्तरी पूर्वी मानसून है, इसी मानसून के वजह से भारत में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा शीतकाल में होती है। सर्दी के मौसम में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटती हुई मानसून कहा जाता है। ठीक है, लौटती हुई मानसून किसे कहा जाता है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटती हुई मानसून कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी पश्चिम मानसून में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भारत में, 80%। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण पश्चिम मानसून 15 जून तक, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो 15 जून तक भारत में आने की संभावना होती है। भारत में कब तक आ जाती है? तो 15 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट 55 नंबर क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे जी। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है, किससे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट पहला है, चलिए इसको देखते हैं। शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण चक्रवातीय के ईरान और पाकिस्तान, ठीक है, ईरान और पाकिस्तान को पार करते हुए भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पहुंच जाने के कारण जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में कुछ वर्षा भी हो जाती है। इस कारण पश्चिमी विक्षोभ माना जाता है। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये भारत के कुछ कुछ भागों में वर्षा हो जाती है। ठीक है, जिसके वजह से इसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रबी फसल के लिए वर्षा काफ़ी लाभदायक होता है। यह जो पश्चिमी विक्षोभ का जो वर्षा होती है वो रबी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, उससे पहले हम आपको बता दें कि 10th क्लास के लिए पोलिनोमियल का क्लास करा दिया गया है। वे लोग पोलिनोमियल का क्लास देखना ना भूलें, यहाँ पर हर एक चीज़ को मेंशन किया गया है, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देखें।
बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाले हैं। जनरल कंपटीशन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, तो सारे स्टूडेंट इस क्लास को देखना ना भूलें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्लास को करा दिया गया है। इसके साथ ही 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए मैथ की क्लास शुरू से अंत तक की व्यवस्था है, चाहे वो हिंदी क्लास के स्टूडेंट हो या इंग्लिश क्लास के, उनको 95% तक की गारंटी दिलाई जाती है। इतना किसी भी हाल में आएगा तो आएगा, बस आप डेली क्लास को देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले और अपने क्लास के साथ डेली जुड़े हुए रहिए, ठीक है। अब जो मेरे साथ जनरल कंपटीशन के हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है जी। महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्लास करा दिया गया है। इसमें आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। इसके साथ ही जो स्टूडेंट मैथ के हैं, जो मैथ पढ़ने चाहते हैं, उनके लिए ट्रिगोमेट्री फुल करा दिया गया है। ट्रिगो से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, तो आप लोग ट्रिगो का क्लास जा कर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। इसके साथ ही जो स्टूडेंट जीके के लिए इधर उधर भटकते हैं उनके लिए सुपर जीके ये चलाया गया है। यहाँ पर बहुत अच्छे जनरल नॉलेज आपको मिल जाएंगे जो हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको करना ना भूलें, ठीक है। और हम बता दें कि डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो ये तो चल ही रहा है एसएससी के लिए, तो ये चलेगा। आप लोग इस क्लास को प्रैक्टिस सेट को किसी भी हाल में मत छोड़िए। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब नए क्लास के साथ। तब तक आप सही से रहिए। जय हिंद।